जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अगर चैप्टर की बात करें तो यह चैप्टर कौन सा है। यह चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 है। 12th क्लास का हिंदी चैप्टर नंबर कितना है? 11 है। और इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है, तो देखिए इस चैप्टर का सबसे पहले नाम क्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। और यदि इसके हम लोग राइटर की बात करें, लेखक की बात करें, यानी इसके रचनाकार की बात करें तो कौन है? मलय जी। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो यह एक डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह क्या है, तो यह एक डायरी है। ठीक है, चलिए तो इसको जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। वहीं इनकी दूसरी तरफ इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1982 को हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान जो है महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से याद रखिएगा, आजमगढ़। क्या? आजमगढ़। आइए इनके पिताजी की बात, नहीं इनके पिताजी नहीं बल्कि इनका मूल नाम क्या है। पिताजी तो त्रिलोकीनाथ वर्मा थे। पिताजी का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। त्रिलोकीनाथ वर्मा। इनके मूल नाम के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इनका मूल नाम क्या था जी? इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था इनका मूल नाम? भरत जी श्रीवास्तव। माता की अगर बात करें तो माता प्रभावती देवी थी। माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी। और वहीं इनके पिता की अगर बात किया जाए तो पिता कौन थे? त्रिलोकीनाथ वर्मा थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शिक्षा जो है इन्होंने अंग्रेजी में जो है यानी इंग्लिश में MA किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश है। वहीं से इन्होंने जो है इंग्लिश में MA किया। आइए कुछ विशेष हम लोग बात करते हैं। छात्र जीवन में जो है ये 6 रोग से ग्रसित थे। छात्र जीवन में ये किस रोग से ग्रसित थे? तो छात्र जीवन में यह 6 रोग से ग्रसित थे। ऑपरेशन में एक फेफड़ा जो है, ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। ऑपरेशन में जो है एक फेफड़े को जो है काट करके निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जो है ये जीते रहे। यानी जो भी जीवन इनका बचा उस जीवन में जो है दुर्बल स्वास्थ्य रहा। कहे कि मतलब कि देखिए, दुर्बल स्वास्थ्य कहने का मतलब है कि यानी ये जो थे एक तरह से दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। इनकी स्वास्थ्य यानी इनकी स्वास्थ्य जो थी ठीक ठाक नहीं रहती थी, यानी दुर्बल थी, कमज़ोर थी। और बार बार जो है अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जो है ये जीते रहे। स्वभाव की बात करें तो अंतर्मुखी, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और ये मितभाषी थे। ठीक है। विशिष्ट संपर्क की अगर बात करें तो इनका संपर्क शमशेर बहादुर सिंह से था। ठीक है। विजय देव नारायण शाही से था। परिमल संस्था इलाहाबाद इसके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वृत्ति की। तो कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में जो है प्राध्यापन के काम किए इन्होंने। 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में रहे। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये किस मंत्रालय से जुड़े रहे, यानी ये किस मंत्रालय से थे? तो कृषि मंत्रालय में जो ये काम करते थे। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कीजिएगा। विशेष अभिरुचि की बात करते हैं तो ड्राइंग और स्केचिंग, संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि थी इनकी। आगे हम लोग बात करते हैं संपादन की। लहर कविता का विशेषांक 1960 में, शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ जो है सह संपादन किया इन्होंने। कृति की अगर बात करें तो कविता में, ठीक है,
कविता की अगर कृति में अगर कविता की हम लोग बात करें तो जख्म पर धूल कविता है। अपने होने को अप्रकाशित करता हूँ, ये भी है, 1980 में यह प्रकाशित हुआ। आलोचना कविता के यानी आलोचना कविता से साक्षात्कार। अगर हम लोग आलोचना की बात करें, कविता देख लिए कविता कौन कौन है जी, कविता कौन कौन है, तो कविता है जख्म पर धूल है, अपने होने को अप्रकाशित करता हूँ ये है, और आलोचना की अगर बात करें तो कविता से साक्षात्कार है 1979 में जो कि प्रकाशित हुआ। तो आलोचना कविता से साक्षात्कार क्या है, कविता है या आलोचना है, तो कविता से साक्षात्कार यह एक आलोचना है। और वहीं हम लोग बात करें संवाद और एकालाप की, तो संवाद और एकालाप क्या है, तो ये भी आलोचना है जो कि 1984 में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल आगे देखते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल जो है 1987 में प्रकाशित हुई। सृजनात्मक गद्य की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आता है यह पाठ जिसका नाम क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह जो है 1982 में जो है प्रकाशित हुई। डायरी की अगर बात करें तो 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। आइए आगे हम लोग इस पाठ की बात करते हैं। इस पाठ का नाम क्या है, तो इसका नाम है हंसते हुआ नहीं बल्कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ मैं जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूँ। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये अपने डायरी में लिखते हैं, रानीखेत 14 जुलाई 1956 की बात है। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, तो पेड़ इसलिए काटे जा रहे हैं यानी ईंधन के लिए, ईंधन की मतलब जलावन के लिए। तो पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, तो ईंधन के लिए। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, तो ईंधन के लिए। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, तो ईंधन के लिए। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। पेड़ गोकी पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर से सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरित आभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है। अपने उदात्त और विशाल का प्राणवान गिरोह में उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में, गाते हैं तब एक भाषा में, रोते हैं तब एक भाषा में। यानी यही मतलब कहने का मतलब है, इतना पढ़ने का अर्थ ये समझा जाए कि देखिए पेड़ है तो भले ही हम लोग को उसकी आवाज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वे एक तरह से क्या करते हैं, बोलते भी हैं एक ही भाषा में, गाते हैं एक ही भाषा में और रोते हैं एक ही भाषा में। अब क्यों रोते हैं, तो पेड़ को जो है इससे यही सीख मिलती है कि अगर हरे भरे अगर सरसब्ज अगर क्या पेड़ है तो उसको काटने से जो है बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई सूखा है तो उसको काट सकते हैं, सूखा पेड़ को काट सकते हैं। अगर हरा भरा है तो ये मतलब कहने का मतलब है कि जब वे बोलते हैं तब एक ही भाषा में, गाते हैं तब एक ही भाषा में, रोते हैं तब एक ही भाषा में। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वे कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए ही यह जो है लेखक यानी रचनाकार मलय जी जो है संकेत कर रहे हैं। ठीक है। कुहरा है खूब घना और खूब सफ़ेद, दृष्टि के विस्तार को बीच ही से कच्चे फीते की तरह काटे देता है, किंतु ये ध्वनियाँ इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तक है। यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊँ गलोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है। यह कोने में टिका कर रखी हुई एसवुड की छड़ी
रह रह कांपती क्यों है, नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फड़फड़ाते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पंक्तियां और फूलों की रेखानुकृतियां स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा हैं। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं, पेड़ हैं, पूरे 11 गिनकर। जैसे देवदार ये पेड़ हैं, 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। जैसे एकादश रुद्र। खामख्वाह ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों न हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं, ठीक है, और उतना ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। मैं संयत हूँ, यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूँगा तब खूब घना और खूब सफ़ेद कुहरा मुझसे लिपट जाएगा, जब सब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है, इस कुहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कुहरे की ताबीज में तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। सेकेंड पार्ट है यहाँ से। ये कब की बात है? तो ये देखिए, यह है 18 जून 1957 की बात है। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौओं की कतार देखकर उम्र की फसल पकड़कर तैयार सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तीताई के छिलके उतार फेंके हैं, विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता था, कितने बेमानी भौंथरे हो उठे हैं, जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई, ठीक है, जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बाँट बखरेदार। प्रश्न है, वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। 4 जुलाई 1962 की ये बात है। कौसानी। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता है। इतनी भी ताब नहीं कि डाक घर में ही जाकर पूछ आऊँ। मतलब इतनी मुझे अंदर से जो है हिम्मत नहीं हो पा रहा है, यानी ये अपने स्वास्थ्य को लेकर के बोल रहे हैं कि जा कर के डाक घर में पोस्ट ऑफिस से जो है अपना पत्र के बारे में पूछ आऊँ। अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का, यूं ही पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हरदम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है। अटखेलियाँ करती हुई हवा कन्फुसिया सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। 5 जुलाई 1962 की बात है, कौसानी की। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। प्रायः वे और मैं ही समय जो है शाम को वहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। कल पुस्तक के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर, ठीक है, किसी के तेज स्वर में बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। परिचय पूछा, बलभद्र ठाकुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा।
बलभद्र ठाकुर। आप लोग वहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मलाघा के मूड में उतर आए। ठीक है, उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ, किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांग कर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। सुनकर रस आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठिगना उठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। 7 बज रहे थे। खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लग आई थी, अतः विदा ली, वहाँ से चल दिए। शाम को जो है घाटा उमड़ी और थोड़ी बारिश हुई। घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है। उनका एक स्केच बिठा कर बनाया और उन्हें दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने जो है सुनता रहा। उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा अपनी स्थिति के अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमान नवाजी, ठीक है, मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उसका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। वहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए। बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होगा। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे। अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसलिए वह अखबार नहीं, पर यह नहीं अखरना किसी अंत स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है। उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ यूं ही चल रहा है। बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। ये इनका कहने का मतलब है कि कुछ दिन कट गया, बाकी भी कट जाएगी। 8 जुलाई 1962 की बात है। कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है। इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए जो है बंद हो जाती है। दिल्ली की ये बात है, ठीक है, 30 अगस्त 1976 की। सेब बेचती लड़की, उसके कलाइयों में इतनी जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चखाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे। उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म मैं पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की, कितना साल की, 7-8 साल की वह लड़की थी कि लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल ही में दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले लगभग झौराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। 10 मई 1978 की बात है कि आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। इनसे जुड़ी हुई फिक्र और सरोकार मेरे अपने रचे हुए, और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया
हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के लिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को एक रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता भोगा जाता संसार ही है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना और दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। 11 जून 1978 की बात है। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं यानी मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है। डायरी लिखना भी, कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है। इस पर प्रस्फुटन का आदि स्रोत 20 जून 1978 की बात है। सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छाया, अंधेरे में जो है सिर्फ छिपा जा सकता है। एक पल की धुकी, ठीक है, एक पल की धुकी के साथ, एक पल की धुकी के साथ जो है सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में है, पीसने और खटने में है, बचाने में नहीं, अपने को जो है सेने में नहीं। 9 दिसंबर 1978 की बात है। जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती। ये पृष्ठ तो और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले। चाहे एक संभावना में वही रचना है, शेष सिर्फ दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है न बीज अपने चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में शुभ उगाता है। जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है। 25 जुलाई 1980 की बात है। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी ना लग जाए, कोई इसे भयंकर बीमारी ना लग गई हो और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊंगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करूंगा। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं, एक पत्ते की तरह कांपते हुए होठों, ठीक है, मैं प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती तब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती। मन डर से घिर जाता है। मन तमाम
मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं, समय बीतते जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर, फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ जो है छूट जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर जाने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में जो है बदलने लगती है। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। 31 मार्च 1981 की बात है कि अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहाँ तक जो हम लोग कवर किए। नेक्स्ट जो क्लास होगा या वीडियो आएगा उसमें जो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।